आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी, एसवाई, एसएल के लिए रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो रामकुमार वर्मा जी का परिचय हम पहले देखेंगे। तो आधुनिक हिंदी एकांकी के रूप को निश्चित करने एवं इसे नूतन दिशा प्रदान करने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम अग्रणी है। आपकी एकांकी पर पाश्चात्य प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है, परंतु आपने पाश्चात्य शिल्पों को पहचान कर अपनी प्रतिभा से उसे मौलिक एवं भारतीय रूप प्रदान किया है। डॉक्टर वर्मा ने जिस तकनीक को अपनाकर एवं जिन समस्याओं को लेकर अपने एकांकियों का निर्माण किया है वे सर्वथा अभूतपूर्व, मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। आपने एक दृश्य में ही संपूर्ण घटनाओं को एकत्र कर मनोविज्ञान के आधार पर चरित्र चित्रण किया है। आपके एकांकियों में कौतूहल, जिज्ञासा का खिंचाव अंत तक बना रहता है। तो इस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लगभग 100 एकांकी लिखे हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्र रूप से और कुछ विविध संकलनों में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर वर्मा के ये एकांकी प्रायः अभिनय के लिए ही लिखे गए हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों ने अपने कई एकांकियों का सफलतापूर्वक मंचन भी किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयं भी एक अत्यंत कुशल अभिनेता है। रंगमंच की संपूर्ण कठिनाइयों, अभावों एवं आवश्यकताओं को वे भली भांति जानते हैं। इसी कारण आपने प्रायः ऐसे ही एकांकियों का निर्माण किया है जो अभिनय है, जिसे रंगमंच पर खेला जा सकता है। तो औरंगजेब की आखिरी रात एक ऐतिहासिक एकांकी है। औरंगजेब का व्यक्तित्व अत्यंत विवादास्पद रहा है। व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब अत्यंत परिश्रमी, धार्मिक तथा सभी व्यसनों से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक इसी प्रकार से वे किसी पर भी विश्वास भी नहीं रखते थे। सत्ता को पाने के लिए उन्होंने अत्यंत अमानवीय क्रूर चालें चली थी। सत्ता पिपासु, महत्वाकांक्षी तथा धर्मांध रूप में वे उभरे हैं। उनके व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी बातें बहुत सारी मिलती हैं। मृत्यु के निकट आ जाने पर इस आलमगीर ने अपने लड़के आजम और कामबख्श को जो पत्र लिखे हैं, उससे उनके व्यक्तित्व की दूसरी ही तस्वीर उभरती है। यह तस्वीर एक पश्चातापदग्ध मनुष्य की तस्वीर है। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इन मूल पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया और इन अंग्रेजी अनुवादों को पढ़कर ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने औरंगजेब की आखिरी रात की कल्पना की और इस एकांकी का जन्म हुआ है। तो लड़के आजम और कामबख्श के लिए जो पत्र लिखे थे और जदुनाथ सरकार ने इन पत्रों को इस तरह से प्रकाशित किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मन में कल्पना आई और इस एकांकी का लिखन किया है। ऐतिहासिक विषय पर सृजनात्मक लेखन काफी चुनौतीपूर्ण तथा परिश्रम का कार्य होता है। संबंधित काल तथा व्यक्ति का गंभीर अध्ययन लेखक को करना पड़ता है। इतिहास में घटित घटनाओं को वह तोड़ मरोड़ नहीं सकता। इतिहास की रक्षा करते हुए कल्पना का प्रयोग यहाँ करना पड़ता है। तो अतिशय कल्पना की यहाँ गुंजाइश नहीं तथा इतिहास का नीरस वर्णन भी यहाँ मान्य नहीं। उस काल की भाषा को आत्मसात करना होता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रस्तुत एकांकी के निर्माण में इन सब बातों में संतुलन बनाए रखा है और यही इस एकांकी के जीवंतता का प्रमाण है। तो इस तरह से इस एकांकी के आरंभ में
लेखक ने औरंगजेब के भीतरी संघर्ष को उभारा है, एक और अपने किए पर पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं। औरंगजेब को पश्चाताप होने लगा है तो उसी समय हाकिम पर, दवा पर और यहाँ तक कि अपनी लड़की पर भी वे संदेह व्यक्त करने लगे हैं। तो औरंगजेब के भीतरी संघर्ष को इसमें उभारा गया है। एक और अपने किए पर पश्चाताप व्यक्त करने लगे हैं तो दूसरी और उसी समय हकीम पर भी और दवा पर भी, हकीम के दवा पर भी और यहाँ तक कि अपनी लड़की पर भी संदेह व्यक्त करने लगे हैं। उनका यह भीतरी संघर्ष या छटपटाहट ही एकांकी का प्राण तत्व है। तो सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उनकी सेना अब अत्यंत विश्रंखलित और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक हो रही है। लड़ाई की हानि जाजिया कर से भी पूरी नहीं हो पा रही थी। जलालुद्दीन अकबर के समय से संचित आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त संपत्ति दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त हो चुकी थी और 3-3 महीनों से सिपाही और सालारों के वेतन नहीं दिया गया है और राज्य की इस दुर्व्यवस्था के साथ वे अब रुद्ध हो गए हैं। पहले जब से शक्ति अब औरंगजेब के शरीर में नहीं रही है। उनका विजय स्वप्न निराशा में तिरोहित होता चला जा रहा है और उनकी चिंताएं उन्हें चैन नहीं लेने देती अतः वे निराश होकर अहमदनगर लौट आए हैं। वे इस समय अहमदनगर के किले में बीमार पड़े हुए हैं। उनका शरीर टूट चुका है, उन्हें ज्वर और खांसी है। इस समय उनकी अवस्था 89 वर्ष की है। एक साधारण से पलंग पर लेटे हुए हैं। सिरहाने में सफेद रेशम का तकिया है जिसके दोनों बाजुओं में जरी की हल्की पट्टियां हैं। ये एक सफेद रेशम की चादर कमर तक ओढ़े हुए हैं। दुबला पतला शरीर, कटी छटी सफेद लंबा कुर्ता पहने हुए हैं जो रेशमी तनी से दाहिने कंधे पर कसा हुआ है। गले में मोतियों की एक बड़ी माला पड़ी हुई है जिसके मध्य में एक बड़ा नीलम जड़ा है। हाथ में तस्बीह है। तो इस तरह से औरंगजेब के अंत में उनकी जो अवस्था है उसका वर्णन डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने एकांकी में करने लगे हैं। तो इस तरह से मृत्यु के समय आलमगीर की मुखमुद्रा अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है। उनके दाहिनी ओर एक सुसज्जित पीठिका पर उनकी पुत्री जीनत उन्नीसा बेगम बैठी हुई है। उसकी आयु 40 वर्ष के लगभग है। देखने में सौम्य और नीले रंग की ओढ़नी से सुसज्जित है वह। और जीनत के मुख पर पिताजी की यानी औरंगजेब की अवस्था देखकर भय और आशंका की रेखाएं उसके मुख पर अंकित है। औरंगजेब अपने काले कारनामों को याद कर रहा है। कभी उसे अपने पिता शाहजहां को कैद में डालने की दुष्कृत्य पर ग्लानि हो रही है तो कभी अपने सगे भाइयों का वध करा देने पर, कभी हिंदुओं पर लगाए गए जाजिया कर उसकी कठोर वसूली पर पश्चाताप होने लगा है। कभी धार्मिक मंथांधता पर भी चिढ़ औरंगजेब को आने लगी है। उसके पास बैठी रहने वाली शहजादी जीनत ही उसे संतोष देती थी। उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रात्रि के अंतिम पहर में शहजादी के अतिरिक्त सैनिक करीम और हकीम भी उस समय शहजादा का साथ दे रहे थे। पश्चाताप की आग में जलने वाले बादशाह ने स्वर्ण पिंजरे में टंगे पक्षी को मुक्त करके राहत की सांस ली। औरंगजेब के मृत्यु के समय एक सोने के पिंजरे में एक
पक्षी को टांग कर रखा गया था। एक अंत समय में उस पक्षी को ही वह मुक्त करता है और बड़ा संतोष औरंगजेब को होता है। अंत में वह अपने कातिल को बुलाकर अंतिम वसीयत लिख देता है। इसी समय आजान की बेला में उसका प्राणांत हो जाता है। मुगलकालीन इतिहास के जीर्ण पृष्ठ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। मुगलकालीन परंपराओं का परिवेश इसमें एकांकी में पुनः जी उठा है। इस एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के अंतर्द्वंद में निहित कथाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर वर्मा ने प्रस्तुत किया है। जीवन में उन्माद से प्रवाहित होकर किया जाने वाला जो कुकर्म है या सत्कर्म है अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन किया है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी महत्वाकांक्षा है और इसके वशीभूत होकर औरंगजेब शक्ति के मन में मदांध और औरंगजेब बन जाता है। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की आत्मा निर्मल हो जाती है। ऐसे ही औरंगजेब की भी आत्मा मानो निर्मल हो गई है। जीवन की घटनाएं चित्र के भांति औरंगजेब के मानस पटल पर घूमने लगती है और व्यक्ति तटस्थ होकर अपने कर्मों के अनुचित पर विचार करता है। जीवन के ऐसी कतिपय चीर सत्यों से अवगत कराना लेखक का इस एकांकी में उद्देश्य ही मानो रहा है। तो इस उद्देश्य में एकांकीकार को मानो सफलता मिली है। तो औरंगजेब इस एकांकी का मुख्य पात्र है। एकांकी की संपूर्ण घटनाएं उसी के पास केंद्रित है। औरंगजेब के इर्द गिर्द सारी घटनाएं दिखाई देती है। अहमदनगर के किले में मृत्युशैया पर बादशाह का शरीर रोग से जर्जर हो उठा है। ज्वर और खांसी से बेचैन बादशाह की सेवा करने के लिए उनकी 40 वर्षीय पुत्री जीनत के समक्ष उसकी मुखमदरा मलिन और पश्चाताप से पूर्ण है। वह स्वीकार करता है कि अविश्वास और निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल उसके जो अस्त्र उन दिनों बन बैठे थे और यह सारा उसका दैनिक व्यवहार रहा है। उसके जीवन भर के कुकृत्य उसे सर्पदंत की तरह चुभ रहे हैं और वह निरंतर परेशान होते जा रहा है। इस प्रकार औरंगजेब के चरित्र चित्रण में वर्मा जी ने उसकी तानाशाही का जो सच्चा चित्रण है मानो इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। औरंगजेब में हमें विचारों का व्यूह दिखाई पड़ता है। वह अपने कुकर्मों को भुला नहीं पाता है, फलतः दूरा कर जीवित रहना चाहता है। जीवन के कुकर्मों से वह अत्यंत भयभीत हो गया है और स्वर्ण पिंजरे से पक्षी को मुक्त करना उसकी मानसिक संतुष्टि को इंगित करता है। इस घटना से वह अपने कैदी पिता का स्मरण करता है जिसे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक उसने मुक्त नहीं किया था। वह पागलपन में प्रलाप करते देखा जाता है और एकांकी में औरंगजेब को बड़ा शंकालु दिखाया गया है। इसी स्वभाव से अपने पिता को वह जीवन भर कैद रखता है। केवल शंकालु स्वभाव के कारण पिता को वह कैद में रखता है। भाइयों की भी हत्या करता है। पुत्र को आजन्म कैद में डाल देता है। यहाँ तक कि वह हकीम की भी दी गई जो दवा है वह भी पीना नहीं चाहता है। वह अपनी पुत्री जीनत पर भी उस समय मृत्यु के समय विश्वास नहीं करता। यह एकांकी केवल किसी औरंगजेब की छटपटाहट को ही व्यक्त नहीं करता, अपितु एकांकी केवल ऐतिहासिक ही नहीं आज समसामयिक भी है और प्रासंगिक भी है। औरंगजेब को एक प्रतीक के रूप में हम स्वीकार करते हैं, इसलिए एकांकी इतिहास के साथ साथ वर्तमान जीवन में इस प्रकार का जीवन जीने वाले व्यक्तियों के जीवन को भी स्पष्ट करने में समर्थ है। धन्यवाद।